क्लास 11th वर्क एनर्जी पावर लेसन हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट वीडियो डाला था। आज सेकेंड वीडियो देख रहे हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। फोर्सेस कौन कौन से होते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं, कौन कौन से होते हैं जो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। तो क्लास कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, है ना, बाय विच वर्क डन इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। मतलब ये हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्सेस उन फोर्सेस को कहते हैं जिनके वर्क डन के लिए पाथ की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है ना, जिसके वर्क डन के लिए पाथ की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, जिनके वर्क डन में सिर्फ हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन क्या है, बस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, ठीक है, जिनके द्वारा जो वर्क डन हम करते हैं वो वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर, वो सब होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, हमने वर्क डन पढ़ रखा है जो कि होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। थीटा का यूज़ तब करते हैं हम लोग जब हम किसी एंगल पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या फोर्स किसी एंगल पर लग रहा है। मान लो सपोज हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, है ना, और ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इसी तरफ, तो वर्क डन हो जाएगा F इंटू एस, कॉस थीटा की जगह 1 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा मतलब थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल कॉस 0 1 होता है, तो वर्क डन कितना हो गया एफ एस। तो वर्क डन किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पाथ पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन सपोज़ अगर मैं यहाँ से पहले ऐसे जाऊँ फिर ऐसे और ऐसे करके यहाँ पहुँचूँ तो क्या होगा, तो वर्क डन चेंज हो जाएगा। किसके लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए चेंज हो जाएगा। लेकिन जो फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं उनके लिए वर्क डन हमेशा यहाँ से यहीं पर ही डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल। बीच में रास्ता कैसा भी हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें इसको ऐसे जंप करके जाना पड़े या यहाँ से घूम के जाना पड़े या सीधा जाना पड़े या कैसे भी जाना पड़े, उनके लिए वर्क डन सेम होता है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव के लिए चेंज हो जाता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये वाला यहाँ इस रास्ते से जाओगे तब जितना काम करना पड़ेगा, इस रास्ते से जाने पर जितना काम करना पड़ेगा और इस रास्ते से जाने पर जितना काम करना पड़ेगा, वो तीनों इक्वल होते हैं। मान लो कि मैं इसको W1 नाम दे दूँ इस वर्क डन को, यहाँ से जाने में W1 काम करना पड़ेगा, इसको नाम दे दिया कि W2 काम करना पड़ रहा है, और यहाँ से ऐसे जाने में मुझे W3 काम करना पड़ रहा है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये तीनों वर्क डन कैसे होंगे, W1, W2 और W3 सेम होंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन के लिए पाथ की कोई ज़रूरत, मतलब पाथ की कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं बच्चों। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, कहाँ एंड हो रहा है, यहाँ पर। तीनों ही केस में यही हो रहा है। इस केस में भी यहीं से चालू हुआ यहाँ ख़त्म हुआ, इस केस में भी यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ फिनिश हुआ, इस केस में भी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हुआ। ठीक है, तो ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो सिंपल सा क्या देखा बच्चों अपन ने कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज बाय वर्क डन बाय देम, मतलब ऐसे फोर्स जिनके द्वारा जो हम काम करते हैं, ऐसे फोर्स जिनके द्वारा हम वर्क डन करते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, बीच के रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और जो फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं होते हैं वो होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है वो होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर हुआ अपने को। कंजर्वेटिव के एग्जांपल में क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आते हैं बच्चों। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी में हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, क्लास 12th में पढ़ोगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस, है ना, किसी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। इसके अलावा स्प्रिंग फोर्सेस हमने पढ़ाई था, लेसन नंबर 5 में आपको पढ़ाया मैंने, स्प्रिंग फोर्सेस। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फोर्सेस के। यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ही ज़्यादा पढ़ते हैं क्लास 11 में, ये क्लास 12th का टॉपिक है। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है, हमको
उनके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। चलिए इसको समझते हैं, प्रूफ करके देखते हैं क्या हम सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं बच्चों। क्लास ग्रेविटेशनल फोर्स, आप लोगों को इतना तो मालूम ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्क करता है टुवर्ड्स दी अर्थ, है ना। अभी हम बात अर्थ की करेंगे क्योंकि हम लोग अर्थ पे ही हैं। तो अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो h हाइट से फॉल होता है ज़मीन की तरफ, ये कितनी हाइट है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक h हाइट हो गई। ये ऑब्जेक्ट h हाइट नीचे आ रहा है, इसका मास m है, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मतलब ये हाइट, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा इस तरफ, और फोर्स कौन सा लग रहा है बच्चों, इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि mg, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, mg होता है। m मास के ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, m इंटू जी। तो अगर मैं यहाँ पर वर्क डन निकालूँ आपके लिए तो वो हो जाएगा F इंटू एस, क्योंकि वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही लाइन में है, तो कॉस थीटा तो 1 होगा, इसलिए वर्क डन हो जाएगा फोर्स mg इंटू डिस्प्लेसमेंट h, यानी कि हमारा वर्क डन हो गया mgh। कोई प्रॉब्लम बच्चों हमको इसमें, इजी लगा। अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है m मास का, ये यहाँ से सेम हाइट नीचे आएगा लेकिन थोड़े दूसरे रास्ते से। पहले वो कुछ h1 हाइट नीचे आया, यहाँ से कुछ x डिस्टेंस राइट को चला, फिर h2 हाइट नीचे आया, फिर थोड़ा सा y डिस्टेंस इधर आया, और फिर यहाँ पर नीचे आया, इसको S3 नाम दिया। अल्टीमेटली क्या हो रहा है बच्चों, ये m मास का ऑब्जेक्ट आ तो नीचे ही रहा है, यानी उसने यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने डिस्टेंस क्लियर की, जितनी इसने करी है ना, दोनों एक ही जगह पर है। तो ऊपर से नीचे तक आया कितना है, वो h ही आया है, बस 3 अलग अलग टुकड़ों में आया, h1 h2 h3 में, ठीक है। हाइट का बता रहा हूँ, ये भी वर्क डन, ये भी हुआ ही है। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन हमेशा, फोर्स जो है ग्रेविटी का, वो हमेशा किधर लगेगा बच्चों, नीचे की तरफ। ऑलवेज कहाँ लगता है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो h1 पहली डायरेक्शन पर, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, mg, यहाँ लिख लेता हूँ fg। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर लगता है, नीचे लगता है, तो ये mg यहाँ पर नीचे लग रहा है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है तब भी उस पर फोर्स बच्चों नीचे ही लगेगा, ध्यान रखिएगा। फोर्स हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होती है, भले ऑब्जेक्ट किधर भी जाए। हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, किसकी कर रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल। तो हम ये 1 2 3 4 5 पाँचों वर्क डन को निकालेंगे, पाँचों वर्क डन को क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए पहला वर्क डन निकालें। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको नाम दे दो W1। ये W1 वर्क डन कितना हो गया, mg इंटू h1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h1। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से x डिस्टेंस गया इधर, लेकिन यहाँ की प्रॉब्लम क्या है बच्चों, कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, फोर्स से 90 डिग्री पर। और आपको पता ही होगा, मैं आपको बता दूं, W जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर तो फिर यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है बच्चों, थीटा बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री, फोर्स डाउनवर्ड, राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, एक्स की डायरेक्शन में, और फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। दोनों में कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। और अगर मैं यहाँ पर वर्क डन के फॉर्मूले में, देखो यहाँ पर थोड़ा सा इधर इसलिए समझा रहा हूँ, अगर वर्क डन के फॉर्मूले में 90 हो गया तो क्या होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। कॉस 90 0, तो ये होगा एफ इंटू एस इंटू 0, क्योंकि कॉस थीटा की जगह जैसे मैं 90 रखूँगा, यहाँ पर क्या रखूँगा, थीटा की जगह 90, वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है कि इस लाइन में जाने पर ग्रेविटेशनल वर्क फोर्स ने कोई काम नहीं किया। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क डन हुआ, 0, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। किस किस के बीच में, देखो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट गया, लेकिन फोर्स तो नीचे लग रहा है। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा हो 90,
तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है बच्चों, और एफ एस इंटू जीरो वैल्यू अल्टीमेटली वर्क डन कितना हो जाएगा आपका 0। तो इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ काम करना पड़ा नहीं, है ना, तो इस W2 को हम क्या कहेंगे 0। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया है, जब यहाँ आया तब भी उसका फोर्स किधर लगेगा, उसका फोर्स अभी भी नीचे की तरफ ही लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर एक्ट करता है, किस तरफ काम करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। तो ये भी हो गया हमारा mg फोर्स नीचे। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक h2 हो रहा है। अब आप यहाँ फिर देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट h2 नीचे आ रहा है, फोर्स भी नीचे लग रहा है, दोनों एक ही लाइन में है, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, इसको W3 नाम दे दो, जो हो जाएगा हमारा फोर्स mg ही है। फोर्स कितना लगेगा, मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक h2। आप फिर इस लाइन में आके देखो, यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन तो फिर भी देखिए, सॉरी फोर्स तो फिर भी कहाँ लगेगा, नीचे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इधर हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर घूम गया है। तब इनके बीच में फिर से कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। कैसा बन रहा है, 90 डिग्री एंगल। और जब 90 डिग्री एंगल बनता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वर्क डन फिर से क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला वर्क डन फिर से क्या हो जाएगा, W4 नाम दे दो इसको। W4 फिर से क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। अब हमको कौन सा वर्क डन निकालना है, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ आ गया, यहाँ से अब वो नीचे आएगा, तो अब ये वर्क डन में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, ये आ जाएगा mgh3। क्लियर है। टोटल यहाँ से ऐसे ऐसे आने में मुझे कितना काम करना पड़ा, 1 2 3 4 5, ये दोनों तो 0 हैं, इसलिए इनको हम हटा देते हैं, 0 फोर्स को नहीं जोड़ेंगे। तो टोटल वर्क डन हुआ हमारा ये, इन तीनों को जोड़ के देखिए, mgh1 mgh2 mgh3, अगर तीनों को जोड़ा जाए तो तीनों में mg है बच्चों। क्या है, mg है। चलिए करके दिखाता हूँ, mgh1 mgh2 mgh3, तीनों में mg है। हमने mg कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, h1 प्लस h2 प्लस h3। अब ऊपर चलिए फिर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक h1, ये h2 और ये h3, तीनों मिलके हैं तो पूरा h ही, तीनों मिलके क्या बन रहे हैं, टोटल यहाँ से यहाँ तक के हाइट ही बन रहे हैं, तो तीनों मिलके h, तो इन तीनों को प्लस करके मैं h लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए mg, इन तीनों को लिखा h, तो हमारा वर्क डन उतना ही आया जो पहले तरीके से निकाला था। जब हमने सीधे आए थे तब भी हमारा काम कितना हुआ, mgh। जब हम इसे घूम के आए तो भी हमारा वर्क डन कितना हुआ, mgh। मतलब पाथ चेंज करने पर भी, पाथ को चेंज करने पर भी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ने उतना ही काम किया जितना उसे करना था। पाथ चेंज करने पर कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स किस का तरफ का है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ काइंड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है। आप कहीं पर भी जाओ, मुझे तो यहाँ से यहाँ जाना है, इनिशियल से फाइनल के बीच में जितना वर्क डन होता है हम उतना ही करेंगे। क्लियर है क्लास ये। तो क्लास ये तो हम देख ही चुके हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या क्या मिलेगा आपको, मैक्सिममली अपने को 11th क्लास में क्वेश्चन ग्रेविटेशनल के मिलेंगे, थोड़ी बहुत हो सकता है स्प्रिंग फोर्स के भी मिल जाए अपने को। ठीक है, ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्सेस के क्वेश्चन ही ज़्यादा मिलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत कम ही मिलेगा, क्योंकि बच्चों क्लास 12th का टॉपिक है, तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन शायद ही मिलेंगे तो देख लेंगे। वर्क डन हम समझ गए, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस। और नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव में हमारे आते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस, है ना। जितने भी फोर्सेस पाथ पे डिपेंडेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है पाथ पर, है ना, डिपेंड करता है पाथ पर। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए एग्जांपल समझ ले, वो कंजर्वेटिव नहीं होता है, तो क्यों, इसका भी एग्जांपल देख लो बच्चों। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है क्लोज्ड पाथ का एग्जांपल। क्लोज्ड पाथ, अब अपन एक अच्छी सी बात करते हैं क्लोज्ड पाथ की। चलिए, हमने क्या पढ़ा कि कंजर्वेटिव फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पर। क्लोज पाथ जो होते हैं, कि सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, मैंने पूरा राउंड लगाकर यहाँ फिर से आ गया,
तो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से चालू किया, तो मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह है। जब इनिशियल भी यहीं से है और फाइनल भी यहीं पर है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं होगा, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहता है? F इंटू एस, और S जो होता है वो कौन सा होता है? इनिशियल से फाइनल तक का होता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से यहाँ जाने का वर्क डन, तो आप क्या बोलोगे? ये नहीं, ये यहाँ से चालू होकर यहाँ जाऊँ तो ये मेरा वर्क डन है यहाँ से यहाँ पहुँचने का। लेकिन अगर मैं यहीं से यहीं आने का वर्क डन पूछूँ तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है, जहाँ था वहीं है, तो वर्क डन यहाँ क्या होता है? ज़ीरो। तो ये लाइन लिख लेना, वर्क डन इन क्लोज पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, लिख देता हूँ, वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ, किसी क्लोज्ड पाथ में, बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है अगर वो क्लोज्ड पाथ में वर्क डन करेगा, है ना, तो वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज ज़ीरो। कितना होता है बच्चों? ज़ीरो होता है। किसी क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन ज़ीरो होगा, हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे जाके ख़त्म हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन हमारे जो दूसरे फोर्सेस होते हैं नॉन कंजर्वेटिव, उनका ये ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? हमने देखा कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आने में किया गया वर्क डन, मान लो ये एक्स डिस्टेंस है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? मैं यही लिख लेता हूँ, वर्क डन हमारा हो जाएगा माइनस एफ एस इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, हमने देख रखा है। जब ये अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तो यहाँ बता दूँ आपको, तो आपको पता ही होगा वर्क डन होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। जब वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल बनता है 180 डिग्री इनके बीच में। कितना बनता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री कॉस की जगह अगर मैं लिखूँ 180 डिग्री, तो कॉस 180 की वैल्यू बच्चों होती है -1। तो आंसर मेरा क्या होगा? माइनस एफ इंटू एस। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा वर्क डन जो है एफ एस इंटू एक्स। एफ एस है हमारा फोर्स, कौन सा? फ्रिक्शनल, और ये हो गया हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ आने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एफ एस एक्स। सपोज ये हमारा वाई है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना काम करेगा? W2 माइनस एफ एस इंटू वाई। बात हो रही है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, अगर ये बॉडी इधर चलेगी तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। हमने पढ़ रखा है फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाएंगे तो फिर से डिस्टेंस तो एक्स ही है, जितना ये है उतना ये चल रहा है। तो यहाँ पर और फोर्स कहाँ लगेगा? अभी भी पीछे की तरफ। तो यहाँ से फिर से W3 कितना हो जाएगा? माइनस एफ एस इंटू एक्स। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फिर से इतना ही है, वाई है, जितना ये है उतना ही वाई है। और फोर्स अभी भी, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कैसे लगता है? जिधर बॉडी जा रही है उसके अपोजिट में। तो यहाँ से यहाँ तक आने का वर्क डन W4 भी कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस एफ एस वाई। सारे नंबर माइनस में है, यानी अगर इनको प्लस करूँ सारे काम को, जितना भी वर्क डन हमने किया इनको प्लस किया जाए तो वर्क डन हमारा जीरो नहीं होगा। करके देख लें, टोटल वर्क डन क्या होगा? पहला है माइनस एफ एस इंटू एक्स, फिर है माइनस एफ एस इंटू वाई, माइनस एफ एस इंटू एक्स, माइनस एफ एस इंटू वाई। ये चार वर्क डन हमने किए। एक्स एक्स वाले प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, -2 एफ एस एक्स, ये दोनों भी प्लस, -2 एफ एस वाई। क्या आंसर ज़ीरो आया? नहीं। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन अ क्लोज पाथ, किसी क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन कैसा होता है? कंजर्वेटिव के लिए ज़ीरो, नॉन कंजर्वेटिव के लिए कोई ना कोई वैल्यू निकलती है, कोई ना कोई वैल्यूज़ निकलती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ किसके लिए होती है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होती है। किसके लिए होती है? कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी निकलती है कंजर्वेटिव की, नॉन कंजर्वेटिव की कभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलती है। क्लियर है? तो हमने ये दोनों तो अब समझ लिए हैं, नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव। हमको कुछ चीज़ें जो याद रखना है क्वेश्चन में, वो याद रखिएगा। बहुत बार आपसे ये
क्लोज पाथ बना देते हैं और वर्क डन पूछ लेते हैं बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, बाय ग्रेविटी, है ना। तो आप क्या बोलोगे, वर्क डन 0 देख के ही बोल दोगे। अगर इनिशियल और फाइनल सेम है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव का तो आपको निकालना है, ये आपके सामने इस तरीके से। अब आपको फ्रिक्शन एक्स की वैल्यू पता है तो आप वर्क डन निकाल लोगे। क्लियर है क्लास। तो क्लास ये हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के पर्पज़ से होता है, आ जाता है, आपसे पूछा जाता है ना। आपको एक फोर्स दे देंगे कि बोला आपसे कि कोई फोर्स है, ठीक है। आपको बताना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। हमको फोर्स की वैल्यू दे दी 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और पूछ लिया ये जो फोर्स डिफाइन हो रहा है, क्या फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे बच्चों, इसको पता लगाने का एक बहुत ही शॉर्ट और अच्छा मेथड है डिफरेंशिएशन मेथड, या उसको ये कह सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। देखिए बच्चों, ये फोर्स 3 डायरेक्शन में काम कर रहा है। आई कैप है मतलब एक्स की डायरेक्शन में, और जे कैप है मतलब ये वाई की डायरेक्शन का फोर्स है, और के कैप मतलब ये जो फोर्स है वो किस तरफ लग रहा है, ये जो फोर्स है वो लग रहा है जेड डायरेक्शन में। किस तरफ लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है जेड डायरेक्शन में। तो इस फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वस टू एफ एक्स आई कैप एफ जेड जे कैप, और तीसरा क्या है हमारा, सॉरी ये एफ वाई था, गलती से जेड लग गया, एफ वाई, और ये हो गया एफ जेड के कैप बच्चों। क्लियर है। तो हमको बस ये देखना है, हमको 3 एक रूल है, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और वो क्या कहता है, डेल एक्स अपॉन डेल वाई। ये डी एक्स जैसा नहीं है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अगर कभी ऐसा हुआ कि डेल एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब वो वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में अगर सेम आता है बच्चों, क्या आता है, सेम आता है। दूसरा एक्स वाई हो गया वाई जेड का रिलेशन, डेल वाई अपॉन डेल जेड अगर इक्वल है डेल जेड अपॉन डेल वाई के। और तीसरी कंडीशन है, देखो एक्स वाई में रिलेशन हो गया, वाई जेड में जेड एक्स में कर लो, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल जेड। अगर ये तीनों कंडीशन कोई फोर्स फुलफिल कर दे, ये फोर्स को मुझे चेक करना है, अगर ये तीनों कंडीशन सही हो गई, यानी ये वाला डिफरेंशिएशन ये डिफरेंशिएशन के बराबर, ये डिफरेंशिएशन इसके इक्वल, और ये डिफरेंशिएशन अगर इसके इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा। तो करके देखें बच्चों, पहले क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 6i कैप 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो बच्चों डेल एक्स अपॉन डेल वाई निकालते हैं। y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन, देखिए ये होगा यहाँ पर 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि x पर 6 लिखा है और ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। चलिए, डेल एक्स अपॉन डेल वाई का मतलब होता है x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो x है 6 का डिफरेंशिएशन अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। चलिए इसी टाइप से अगर डेल y अपॉन डेल एक्स निकालना हो, यानी कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालना हो, तो क्या होगा आंसर, वो भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर y क्या लिखा है, 4 लिखा है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0। तो देखिए आप, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई क्या,
डेल एक्स अपॉन डेल वाई भी जीरो और डेल वाई अपॉन डेल एक्स भी जीरो। जीरो और जीरो है मतलब दोनों बराबर है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, जीरो जीरो दोनों ही सेम आ रहे हैं। देखो डेल एक्स अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल एक्स दोनों इक्वल है। इसका मीनिंग क्या हो बच्चों, इसका मीनिंग ये है कि ये पहली कंडीशन सही हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन करेंगे तो क्या होगा, डेल वाई अपॉन डेल जेड। डेल वाई अपॉन डेल जेड का मतलब होता है, डेल वाई अपॉन डेल जेड का मतलब क्या होता है, वाई का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में। जेड के रिस्पेक्ट में ये कैसा दिख रहा है, कांस्टेंट, 4 है ना वैल्यू, 4 वैल्यू कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। वैसे ही डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई, अगर y का डिफरेंशिएशन देखा आपने, y के रिस्पेक्ट में z का डिफरेंशिएशन, y के लिए z कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। डेल वाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, यानी 0 इक्वल टू 0, ये आंसर भी हमारा सही हुआ। इसी टाइप से अगर इसको भी करोगे आंसर तो बच्चों 0 ही आना है, क्या आना है, 0। इसका मतलब ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन याद रख लो, आप लिख लो, डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। दूसरा डेल वाई अपॉन डेल जेड इक्वल होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई के। तीसरा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल वाई। ये तीनों कंडीशन अगर सही होंगी, तीनों ही प्रूफ होना चाहिए, कोई एक भी नहीं हुई तो हम क्या कहेंगे कि ये फोर्सेस कैसे हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं बच्चों। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाऊं आज का लास्ट, जिससे आपको चीज़ प्रॉपर्ली और समझ आ जाएगी। क्वेश्चन है, फोर्स F जो है वो आपको दे रखा है 3y i कैप, ओके, और 3y नहीं है बच्चों, 2y है, 2y i कैप प्लस 2x j कैप। हमको ये फोर्स दे रखा है, बताइए कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमने क्या बोला, तरीका हमारा वही है। तरीका क्या है हमारा, तरीका यही है, एक चीज़, इन तीनों को निकाल लो, अगर आंसर सही आया, सेम आया तो कंजर्वेटिव है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो पहला तरीका डेल एक्स अपॉन डेल वाई। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ वाई लिखा तो ये मत सोचना कि ये वाई है, जी नहीं सर, इसको देखो, एक्स की डायरेक्शन में क्या होता है, आई कैप होता है, क्या होता है, आई कैप। तो ये एक्स के डायरेक्शन में आई कैप है, मतलब ये वाला फोर्स आपका एफ एक्स है, क्या है ये, एफ एक्स है, समझ रहे हो। ये जो फोर्स लग रहा है किसकी डायरेक्शन में लग रहा है, जेड, जे की डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, जे की। तो ये आपका एफ वाई है, मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ये इन नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आई कैप, आई कैप मतलब एक्स की डायरेक्शन, ये क्या डिपेंड कर रहा है, जे कैप मतलब वाई की डायरेक्शन। तो ये आपका एफ एक्स, ये आपका एफ वाई, ये क्या है आपका एफ एक्स और एफ वाई है। कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं हुई। तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, तो उसको लिख लेते हैं, डेल अपॉन डेल वाई मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है वाई के रिस्पेक्ट में, और यहाँ क्या लिखा है, 2y लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, 2y। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए बच्चों आप सभी जानते हैं y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, बता चुका हूँ मैं आपको। तो 2 का आंसर 2 ही आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2। 2 तो नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, 2 रहेगा, लेकिन y का डिफरेंशिएशन 1 के रिस्पेक्ट में 1, तो 2 1 जा 2। तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू आपको यहाँ 2 मिल गई है, एक चीज़। दूसरी वैल्यू अब हमको निकालना है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब होता है वाई का डिफरेंशिएशन, वाई यानी जो ये फोर्स यहाँ लग रहा है, ये फोर्स जो लगता है उसको एफ वाई कहते हैं। इस एफ वाई का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा है 2x, क्या लिखा है 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन करना है मुझे, किसके रिस्पेक्ट में, अपॉन में लिखा है डेल एक्स, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो d अपॉन डी एक्स या डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ 2x, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्या होता है डिफरेंशिएशन 1, तो फिर से इसका आंसर 2 ही आएगा। तो डेल y अपॉन डेल एक्स हमारा आ गया 2, 2 का तो 2 ही रहेगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी डिफरेंशिएशन में। तो देखिए डेल एक्स अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स दोनों ही कितने आए, सेम आए, 2 और 2, यानी पहली कंडीशन हमारी सही हो गई, पहली कंडीशन क्या हो गई, सही हो गई। अब हम देख रहे हैं दूसरी कंडीशन के लिए, यहाँ तो z है ही नहीं क्वेश्चन में, अगर z नहीं है तो हम z को 0 मान लेंगे बच्चों,
ठीक है। सो क्वेश्चन को मैं फिर से लिख देता हूँ। क्वेश्चन हमारा था फोर्स F इज इक्वल्स टू 2y आई कैप प्लस 2x जे कैप प्लस z नहीं है तो 0 के कैप कर दो, z हमारा 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने एक कंडीशन फुलफिल कर ली, हमें दूसरी 2 कंडीशन फुलफिल करना है। तो हम निकालेंगे डेल वाई अपॉन डेल जेड, वाई का डिफरेंशियल जेड के रिस्पेक्ट में। देखिए वाई जो है वो ये है 2x, अगर मैं लिखूँ डी अपॉन डी जेड ऑफ 2x, तो z एक्सिस के लिए तो x तो कांस्टेंट है ना, z को z से मतलब x से कोई मतलब नहीं है, तो ये जो 2x यहाँ लिखा है वो z के लिए कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, अगर x में कोई वैल्यू बदलती है तो वो z में कोई मतलब होता है क्या, उसको उसे कोई मतलब नहीं है, उसे तो z में चेंज हो तो फ़र्क पड़ता है। यानी अगर यहाँ पर फॉर्मूले में कुछ z होता तो इसको पता चलता, तो इसके लिए तो ये 2x वैल्यू 2x वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से डेल वाई अपॉन डेल जेड क्या है, 0 है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसी टाइप से अगर अपन डेल z अपॉन डेल वाई निकालें, देखिए d अपॉन डी जेड, सॉरी डेल वाई है बच्चों अपॉन में डेल वाई, और यहाँ z कितना दिया 0, 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में 0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, दोनों वैल्यू सेम आ गई फिर से। इसका मतलब हमारा जो ये दोनों वैल्यू है डेल वाई अपॉन डेल जेड और डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये भी इक्वल आ गए, ठीक है। इसी टाइप से बच्चों थर्ड वैल्यू भी 0 आ ही जाएगी, है ना। जब आप x वाले का y के साथ और y वाले का x के साथ करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, 0 ही होगा। इसका मतलब ये जो फोर्स दिया था हमको, कौन सा फोर्स, F इज इक्वल्स टू 2y आई कैप प्लस 2x जे कैप, ये हो गया हमारा कैसा, कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर कोई भी एक कंडीशन गलत हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है जो हमको क्वेश्चन में दिया। सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं आपसे, आपको 2-3 ऑप्शन दे देते हैं, लिख देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स है, दूसरा ऑप्शन दे देंगे नॉन कंजर्वेटिव है ना, डिपेंड ऑन z, डिपेंड ऑन y, डिपेंड ऑन x, है ना। आपको चेक करना है कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव लिख के आपको आंसर क्लियर कर देना है। क्लास हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।